नमो सिद्धाडमणमो जैस्मिन भैया। मायाडम णमो वज्झायाडम णमो लोये सव्वसाहुडम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए अपन ने कल पेज नंबर 164 और गद्यांश नंबर 412 निकालने सभी। गद्यांश नंबर 412, ठीक है। कल अपन ने विषय देखा था कि भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वह कितना है, 526 सही 6/19 योजन, ठीक है। इतना भरत क्षेत्र का विस्तार है दक्षिण से उत्तर की तरफ। कैसा विस्तार है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। आइए अब आगे देखते हैं। षड अधिका विंशति षड्विंशति। षड अधिका मतलब 6 अधिक हैं विंशति में 20 में, तो वो हो गए षड्विंशति मतलब 26, ठीक है। षड्विंशति अधिका येषु तानि षड्विंशानि। अब षड्विंशति अधिका, षड्विंशति मतलब 26 है अधिक जिसमें, वह षड्विंशानि कहलाएगा। अब षड्विंशानि क्या है, किसमें अधिक है षड्विंश मतलब 26, तो कहा पंच योजन शतानि विस्तारः। 500 योजन, पंच योजन शत 500 योजन, ठीक है। तो पंच योजन शत, तो 5 योजन गुणित शत मतलब 100 कर देंगे तो वो 500 योजन हो जाएगा। तो 526 योजन, 500 योजन में 26 को जोड़ देंगे तो 526 योजन हो जाएगा। यस्य विस्तारः यस्य षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः, मतलब 526 योजन विस्तार हो गया। भरतः मतलब भरत का। किम एतावन एव, क्या इतना ही विस्तार है, कह रहे हैं ना, इतना ही नहीं है। इति आह, ऐसा कहने पर षट्चा एकोन विंशति भागा योजनस्य। षट्चा एकोन, षट मतलब 6 तथा चा एकोन विंशति, चा एक ऊन एक कम विंशति मतलब 20, हो गया 19, ठीक है। इतना भागा योजनस्य, इतना भाग योजनस्य, योजन का इतना भाग, एक योजन का 6/19 भाग, ठीक है। विस्तारः अस्ति इति अभिसंबध्यते, ऐसा विस्तार होता है, ऐसा संबंध कर लेना चाहिए। तो कितना विस्तार हो गया, 526 सही 6/19 योजन। समझ में आ गया था, कल अपन ने चित्र के माध्यम से समझ लिया था। आगे इतरेशम विस्कम्भ विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह। अब इनसे जो इतर हैं उनके विस्तार के लिए यहां पर सूत्र कह रहे हैं। हाँ मोनिका जी। ये जी एक बार और बता दो इसको। एक ये समझ लीजिए, देखो दक्षिण से उत्तर की तरफ अपन पूरा जम्बू द्वीप बनाते हैं, तो हाँ दक्षिण जी। तरफ सबसे नीचे क्या है, भरत। भरत। भरत क्षेत्र का विस्तार लवण समुद्र के तट से लेकर के उत्तर की तरफ बढ़ेंगे अपन,
तो हिमवन पर्वत तक हाँ जी। उसका विस्तार हो जाएगा 526 सही 6/19 योजन। समझ में आया विस्तार? विस्तार 6/19 कैसे किया इन्होंने? 6/19 समझा देते हैं। पहले एक योजन के हमने 19 भाग करे। कितने हम्म। भाग करे? एक योजन के 19 भाग। हम्म। 19 भाग करने के उपरांत उसमें से 6 भाग ग्रहण करना है बस। समझ में आया? 6/19। ठीक है भैया जी, समझ आ गया। अब देखें, ये मान लीजिए, ये चित्र में देख लेते हैं। ये हो गया अपना पर्वत, हिमवन पर्वत। ठीक है, क्षम्यतां। ये हिमवन पर्वत हो गया। और यहां तो समुद्र है सब बाहर इस तरफ। ठीक है, हाँ जी। तब भी लवण समुद्र है। अब हाँ। यहां से ये जो लगा हुआ क्षेत्र है, स्थान है, इसको क्षेत्र कहते हैं। ये अर्ध चंद्रमा की आकृति का बनेगा। ठीक है, हाँ जी। यहां पर भी समुद्र है, लवण समुद्र है, ये जो पानी है पूरा। हाँ। इस कॉर्नर से, मतलब लवण समुद्र के तट से लेकर के हिमवन पर्वत के इस किनारे तक, यहां से यहां तक का जो विस्तार है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना। कैसा जाना? दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना। ये जो विस्तार है, ये है 526 सही 6/19 योजन। मतलब ठीक है, इसको पूरा पूरा क्षेत्रफल नहीं लेंगे, पूरा बस इसको क्षेत्र दक्षिण से उत्तर तक की यहां तरफ से लेंगे। यहां तक की दूरी है। ठीक है भैया जी। पूरा क्षेत्रफल नहीं है ये। ठीक है भैया जी। ठीक है, ऐसे। ओके। थैंक यू भैया जी। आगे कह रहे हैं, तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। तद्विगुण द्विगुण विस्तारा, अब उससे दुगना दुगना जो विस्तार है। वर्षधर मतलब पर्वतों का, और वर्षा मतलब क्षेत्रों का। ठीक है, दुगना दुगना विस्तार है। विदेहांता, विदेह क्षेत्र के अंत तक, विदेह क्षेत्र के अंत तक दुगना दुगना विस्तार जानना चाहिए। ठीक है, वो कैसे बनेगा देखते हैं। चलिए, ध्यान से सुनेंगे वो दुगना दुगना विस्तार कैसे बनेगा। अब जम्बू द्वीप का विस्तार अपन ने पूरा पढ़ा था 1 लाख योजन। ठीक है, अब शुरुआत कहां से हुई है? भरत क्षेत्र से। तो आप भरत क्षेत्र का जो विस्तार है, वो विस्तार 526 सही 6/19 है। उसके बाद भरत क्षेत्र के बाद क्या आता है? पर्वत आता है। भरत क्षेत्र के बाद क्या आता है? पर्वत आता है। उस पर्वत का विस्तार कितना होगा? तो जब जितना भरत क्षेत्र का विस्तार है, उससे दुगना विस्तार किसका हो जाएगा? पर्वत का। मतलब पर्वत भरत क्षेत्र से ज्यादा चौड़ा है, दुगना विस्तार। उससे दुगना विस्तार क्षेत्र का, उससे दुगना विस्तार पर्वत का, उससे दुगना विस्तार फिर क्षेत्र का, फिर पर्वत का, फिर क्षेत्र का, विदेह क्षेत्र तक जाएगा। ठीक है, अब देखो, भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 526 सही 6/19 है। और हिमवन पर्वत जो आएगा, उसका विस्तार हो जाएगा 1052 सही 12/19। कितना हो जाएगा? 1052 सही 12/19 योजन। इतना विस्तार किसका हो जाएगा? हिमवन पर्वत का।
फिर उसके बाद क्षेत्र आएगा, तो उस क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा 21, 2105 सही, मतलब 2105 सही, 5/19। ये विस्तार हम आपको लिखा हुआ ग्रुप पर भेज देंगे। ठीक है, तो आप ये समझिए कि दुगना दुगना विस्तार है। भैया जी ठीक है, 19 19 ऐसे ही रहेंगे। नहीं नहीं, 19 ऐसे ही नहीं रहेंगे। हाँ, तो 19 तो 19 सब का। रहेंगे, कुछ बदलते रहेंगे काउंटिंग में, वो काउंटिंग आपको भेज देंगे। जी भैया। ठीक है, भैया जी ये चतुर्थ वर्ष के में किताब में पूरा दिया था। हाँ जी, तत्वाल सूत्र में दिया होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है, भैया तत्वाल सूत्र में दिया में हुआ जो है। बहुब्रीहि समास दिया है, हाँ तो जी, क्या ये समास वगैरह भी आएंगे हमारे? नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, समास कोई नहीं पूछे जाएंगे आपको। जी भैया। ठीक है, समझ में आ गया। आप ये मान करके चलो कि माना कि जम्मू भरत क्षेत्र का विस्तार 1 है। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? 1 है। तो भरत क्षेत्र के बाद जो पर्वत आ रहा है, हिमवंत पर्वत, उसका विस्तार हो जाएगा 2। ठीक है, फिर आएगा क्षेत्र 1, तो उसका विस्तार हो जाएगा 4, हेमवत क्षेत्र। फिर आएगा महाहिमवंत पर्वत, तो महाहिमवंत पर्वत का विस्तार क्या हो जाएगा? महाहिमवंत पर्वत का विस्तार हो जाएगा 8। ठीक है, और महाहिमवंत के बाद हरि नाम का पर्वत आएगा। क्या आएगा? हरि हरि नाम नाम का का पर्वत आएगा, तो हरि नाम के पर्वत का विस्तार हो जाएगा 16। 16। ठीक है, 84, हाँ 1684 सॉरी, नहीं। हाँ 16, 1684 आएगा। 1, 2, 4, 8, 16 हरि नाम के जो क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा 16 है। 1684। हाँ, फिर निषद नाम का हो जाएगा 32, और फिर विदेह हाँ, क्षेत्र हो दुगना जाएगा दुगना 64। 64। दुगना तो दुगना। अब भरत क्षेत्र 1 है, तो विदेह क्षेत्र 64 गुना है। भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र कितना बड़ा हो गया? 64 गुना। समझ में आया? भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र 64 गुना बड़ा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, ततः भरता द्विगुणो द्विगुणो विस्तारः एसाम ते इमे तद्विगुण द्विगुण विस्तारः। भरत से दुगने दुगने विस्तार वाले जो हैं, वे द्विगुण द्विगुण विस्तारः कहलाते हैं। वे कौन हैं? तो केते, वे कौन कौन से हैं? तो बोले वर्षधर वर्षा। वर्षधर भी है मतलब पर्वत भी है, और वर्षा मतलब क्षेत्र भी है। किम सर्वे, क्या सभी हैं? तो कह रहे ना, इति आह इसीलिए कहा गया विदेहांता, विदेह क्षेत्र के अंत तक। ठीक है, ऐसा कहा गया है। अथ उत्तरेशम कथम इति यतः आह, पर उत्तर में क्या है? विदेह क्षेत्र के उत्तर में, उत्तर भाग में क्या है? तो कह रहे हैं उत्तरा दक्षिण तुल्याह। उत्तरा दक्षिण तुल्याह। उत्तरा मतलब उत्तर का जो क्षेत्र है वो दक्षिण के तुल्य है। मतलब मान लीजिए, जैसे ये कागज है, ठीक है, ये कागज का अपन ने 2 भाग किए, ये मोड़ दिया अपन ने। ठीक है, तो ये हो गया हमारे तरफ का दक्षिण का भाग, और ये आपके तरफ हो गया उत्तर का भाग। तो हमने अभी दक्षिण के भाग की संरचना करी है। इधर बनाया हमने विदेह वो भरत क्षेत्र, हेमवत हरि विदेह तक ले गए बीच में, और इसको मोड़ दिया। तो जैसा यहां जो संरचना थी इस कॉर्नर पर, वो इस कॉर्नर पर हो जाएगी। तो उत्तर का क्षेत्र जो है वो दक्षिण के तुल्य है। समझ में आया? ये हमारे दक्षिण का भाग, ये हमारे दक्षिण का भाग था। हमने दक्षिण को पूरा कॉपी कर दिया, ऐसे पलटा दिया, ऐसे।
तो उत्तर में जो कॉपी हो गया तो वो सेम कहलाएगा। ये उत्तर का जो क्षेत्र है दक्षिण तुल्य, दक्षिण के समान है। समझ में आ गया विस्तार? ठीक है, समझ में आया? जैसे हमारे यहाँ पहले क्षेत्र का जितना विस्तार है वहां पर अंतिम क्षेत्र का उतना विस्तार होगा। क्या है अंतिम क्षेत्र? ऐरावत क्षेत्र। अवध क्षेत्र। समझ में आया? हमारे यहाँ हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वहां शिखरिन पर्वत का वो विस्तार होगा। समझ में आया? ठीक है, हमारे यहाँ महाहिमवन का जो विस्तार है वहां रुक्मिन पर्वत का वो विस्तार होगा। जो विस्तार निषद पर्वत का है वही विस्तार नील पर्वत का होगा। समझ में आया? जी। उत्तर का क्षेत्र दक्षिण के तुल्य है। उत्तराह ऐरावत आदयाः नीलांताः। देखो उत्तर का क्षेत्र कहां से प्रारंभ होगा? ऐरावत से। और नीलांताः मतलब विदेह क्षेत्र के उस तरफ नील पर्वत है, तो नील पर्वत तक। और भरतादि भी दक्षिण तुल्य द्रष्टव्य। भरत आदि के द्वारा दक्षिण में जो भरत आदि हैं उनके तुल्य जानना चाहिए, देखना चाहिए। अतीतस्य सर्वस्य अयम विशेषा वेदितव्याः। अतीत मतलब पहले जो कहा गया है सबका यही जानना चाहिए। तेन हृद पुष्करादि नाम तुल्यता युज्या, मतलब इससे पुष्कर भी, कमल भी, हृद मतलब तालाब भी, जो तालाब का विस्तार अपने यहाँ कहा गया था हिमवन पर्वत पर 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 10 योजन गहरा, तो वहां का वो विस्तार कौन से पर्वत पर होगा? शिखरिन पर्वत पर वैसा विस्तार होगा। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, ऐसा। अत्राह उक्तेषु भरतादिषु क्षेत्रेषु मनुष्याणाम किम तुल्यः अनुभवादिः अहोस्वित अस्ति कश्चित् प्रति विशेषाति अत्र उच्यते। अत्राह मतलब कहते हैं, उक्तेषु भरतादिषु कहे गए भरत क्षेत्र आदि में, मनुष्याणाम मनुष्यों की, किम तुल्य अनुभव आदि क्या समान रूप से अनुभव आदि मनुष्य के होते हैं। अहोस्वित अस्ति कश्चित विशेषा, अनुभव का अर्थ इन्होंने क्या लिया? अनुभव का अर्थ अनुभव ही दिया इन्होंने। ठीक है, उनकी जो आयु है, उनका जो बल है, उनकी जो सारी चीजें हैं वो एक समान होते हैं। अहोस्वित अथवा अस्ति कश्चित प्रति विशेषा, या कुछ प्रति विशेष है या कुछ विशेषता है। इति अत्र उच्यते, इसीलिए यहां पर अगला सूत्र कह रहे हैं। भरतैरावतयोर वृद्धिराशौ षट समयाभ्यामुत्सर्पिण्य व सर्पणीभ्याम। भरतैरावतयोर वृद्धिराशौ षट समयाभ्यामुत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम। भरत ऐरावतयोः, भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में, वृद्धि ह्रासौ, वृद्धि और ह्रास होने पर, षट समयाभ्याम 6 समयों के द्वारा, वृद्धि और ह्रास वहां होता है 6 समयों के द्वारा, उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी इन दो रूप में। ठीक है, आप लोग ये सारा विषय पढ़ करके आए हैं तो आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, भैया जी अनुभव उपयोग उपभोग होगा क्या? नहीं बता नहीं सकते, इन्होंने दिया नहीं कुछ, मुझे भी समझ में नहीं आया अनुभव का अर्थ। आगे कह रहे हैं वृद्धि चा ह्रासः चा वृद्धि ह्रासौ। वृद्धि शब्द और ह्रास दोनों मिलकर के बने वृद्धि ह्रासौ, 4 थे द्वंद्व समास। काभ्याम बोले किन का होता है वृद्धि और ह्रास, किन के द्वारा होता है? तो कहा षट समयाभ्याम, 6 समयों के द्वारा वृद्धि और ह्रास होता है। उत्सर्पणी अवसर्पणीभ्याम, उत्सर्पणी और अवसर्पणी के द्वारा वृद्धि और ह्रास होता है। कयोः, किनके होता है वृद्धि और ह्रास? तो कहा भरत ऐरावतयो, भरत क्षेत्र में के और ऐरावत क्षेत्र के, इन दो क्षेत्रों के वृद्धि और ह्रास होता है। ना तयोः
क्षेत्रयोः वृद्धि ह्रासौ स्तः असंभवात्। ना मतलब नहीं, ना मतलब नहीं, तयो मतलब उन दोनों के, क्षेत्रयो मतलब उन दोनों क्षेत्र के, वृद्धि ह्रासौ स्तः न वृद्धि ह्रास नहीं होता, असंभवात। हाँ ठीक है, कह रहे हैं उन क्षेत्र के वृद्धि ह्रास नहीं है, बल्कि तत्स्थानानां मनुष्याणां वृद्धि ह्रासौ भवतः, वहां पर स्थित मनुष्यों के वृद्धि और ह्रास होता है, क्षेत्रों का वृद्धि ह्रास नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि भरत क्षेत्र कम बड़ हो जाता हो, भरत क्षेत्र नहीं होता है, मतलब भरत क्षेत्र में स्थित जो जीव हैं उनकी वृद्धि ह्रास होता है। ठीक है, ऐसा कह रहे। अथवा अधिकरण निर्देशः, यहां अधिकरण का निर्देश जानना चाहिए कि भरते ऐरावते चा मनुष्याणाम वृद्धि ह्रासौ इति, कि भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में जो रहते हैं उनमें वृद्धि और ह्रास होता है। ठीक है, किम कृतौ वृद्धि ह्रासौ, बोले किसके द्वारा वृद्धि और ह्रास होता है, तो कह रहे अनुभव आयु प्रमाण आदि कृतौ, अनुभव के द्वारा, आयु के द्वारा और प्रमाण मतलब ऊंचाई आदि के द्वारा वृद्धि ह्रास होता है। अब अनुभव का शब्द जो अपन ने पहले पढ़ रहे थे कि अनुभव का क्या मतलब है, देखो यहां दे रहे हैं, अनुभव उपभोग, अनुभव का अर्थ है उपभोग, उपभोग की अपेक्षा से। ठीक है, आ गया उत्तर जिनने पूछा था, अनुभव का अर्थ है उपभोग, तो उपभोगों में वृद्धि ह्रास होता है। आयु नाम जीवित परिणामम, परिमाणम, आयु किसको कहते हैं, जीवन के परिमाण को, उनमें भी वृद्धि ह्रास होता है। प्रमाणम नाम शरीर उत्सेदा, प्रमाण किसे कहते हैं, शरीर की ऊंचाई को। ठीक है, तीनों चीज आ गई। इति एवं आदि भी, इत्यादि को लेकर के वृद्धि ह्रासौ मनुष्याणाम भवतः, मनुष्यों के वृद्धि और ह्रास होता है। ठीक है, हाँ जी मीना जी, आपकी कोई जिज्ञासा है। भैया जी 6 समय कौन से लिए इन्होंने? 6 समय आएंगे, सुषमा सुषमा अभी आएंगे आगे, इसी में वर्णन आएगा। अच्छा ठीक है, जी भैया। ठीक है, देखें, किम हेतु को पुनः तौ, इसमें क्या हेतु है वृद्धि और ह्रास में, दोनों की जो वृद्धि और ह्रास हो रहा है उन दोनों में हेतु कौन है, ये प्रश्न किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, दोनों में हेतु, कारण कौन है कि ऐसा वृद्धि ह्रास हो रहा है, तो कहा काल हेतु, काल द्रव्य ही हेतु है। सचा काल द्विविधा, वह काल दो प्रकार का होता है, उत्सर्पणी अवसर्पणी चायती। ठीक है, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। तद भेद प्रत्येकम षट, उनके जो भेद हैं वो प्रत्येक के 6 भेद हैं, उत्सर्पणी के भी 6 भेद और अवसर्पणी के भी 6 भेद। साचा कालो द्विविधा, वो सॉरी, अनुभव आदि भी उत्सर्पणशीला उत्सर्पणी, अनुभव आदि मतलब भोगोपभोग की सामग्री आदि जो है, जहां पर उत्सर्पणशीला, उत्सर्पण मतलब बढ़ने रूप स्वभाव वाली होती है, उसको कहते हैं उत्सर्पणी। और तही मतलब उनके द्वारा, एव अवसर्पणशीला, और उन अनुभव आदि, अनुभव हो गया, आयु हो गई और प्रमाण हो गया, उनका यदि अवसर्पण हो रहा है, घटना हो रहा है, तो वो अवसर्पणी कहलाएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं तत्र अवसर्पणी षड्विधा, अब अवसर्पणी के 6 भेद कर रहे हैं। सुषमा सुषम सुषम सुषमा, सुषमा सुषम दुष्मा, दुषम सुषमा, दुष्मा अति दुष्मा चेती। ठीक है, पहले तो आप लोग अगर याद करना चाहो तो मैं ट्रिक बोल देता हूं, एस 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 डी डी एस डी डी डी, समझ में आया कुछ? भैया जी धीरे से बोल दी, भैया जी लिखवा दीजिए।
संक्षिप्त में देखें, डबल एस आए पहले, एस एस मतलब सुखमा सुखमा, फिर आया एक बार एस सुखमा, फिर लिखे एस और डी सुखमा दुखमा, ठीक है। फिर डी को आगे कर दें चौथे काल में, डी एस दुखमा सुखमा, फिर डी मतलब दुखमा, और अति दुष्मा जो आया है उसको डी डी दुखमा दुखमा, ठीक है। ये लिखे हुए हैं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें नीचे दिए हुए हैं, समझ में आ गया, ठीक है। आगे, उत्सर्पणी अपि अति दुष्म आद्याः, उत्सर्पणी में उल्टे हो जाएंगे। उत्सर्पणी का पहला काल कहलाएगा डी डी, फिर डी, फिर डी एस, फिर एस डी, फिर एस, फिर एस एस, मतलब दुखमा दुखमा, दुखमा दुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, सुखमा सुखमा सुखमा, ठीक है, ऐसे समझना। अब कह रहे हैं अवसर्पिण्यः परिमाणम 10 सागरोपम कोटि कोट्याः, अवसर्पणी का जो परिमाण है 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। कितना है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पणी है। उत्सर्पणी ही अपि तावत्यः एव, और उत्सर्पणी का भी उतना ही है 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। सो भई कल्प इत्याख्यायते, सा उभई, इस कारण से उन दोनों को कल्पः इति आख्यायते, उनको कल्प कहते हैं। एक कल्प किसे कहा जाता है? एक अवसर्पणी और एक उत्सर्पणी जब पूरा काल हो जाता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का, एक कल्प काल कहलाता है। समझ में आया? ठीक है, ये सब वर्णन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, किन्हीं का कोई प्रश्न तो नहीं है? समझ में तो आ रहा है? नहीं तो इनको भी चित्र से समझ लेते। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं तत्र सुषमा सुषमा चतस्राः सागरोपम कोटि कोट्याः तत्रादौ मनुष्याः उत्तर कुरु मनुष्य तुल्याः ततः क्रमेण हानौ सत्याम सुषमा भवति तिस्रः सागरोपम कोटि कोट्याः। करे तत्र सुषमा सुषमा, वहां जो सुखमा सुखमा नामक काल है, किसमें? उत्सर्पणी का, वो अवसर्पणी का पहला काल। अवसर्पणी का पहला काल क्या होगा? सुखमा सुखमा, ठीक है। तो अवसर्पणी का जो पहला काल सुखमा सुखमा है, चतस्राः सागरोपम कोटि कोट्याः, 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। कितना है? 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। सुखमा काल जो है तत्रादौ मनुष्याः, उनमें जो मनुष्य हैं, उत्तर कुरु मनुष्य तुल्यः, उत्तर कुरु के मनुष्यों के समान हैं। देवकुरु उत्तर कुरु होते हैं, उत्तम भोगभूमि, वहां के समान उनकी स्थिति, वहां के समान वैसी आयु आदि होती है। ततः क्रमेण हानौ, ततः क्रम से हानि होने पर, सत्याम हानि, सत्याम मतलब हानौ सत्याम हानि होने पर, सुषमा भवति, सुषमा काल होता है। तिस्रः सागरोपम कोटि कोट्यः, 3 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। 3 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण क्या होता है? 3 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है दूसरा काल, सुषमा काल, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं तत्रादौ मनुष्याः हरिवर्ष मनुष्य समाह, वहां के जो मनुष्य हैं हरिवर्ष क्षेत्र के समान हैं। हरिवर्ष क्षेत्र मतलब मध्यम भोग भूमि, ठीक है, मध्यम भोग भूमि के समान। आगे कह रहे हैं ततः क्रमेण हानौ सत्याम दुषम सुषमा भवति एक सागरोपम कोटि कोट्याः द्विचत्वारिंशत्
वर्ष सहस्र ऊना, ऐसा निकलेगा, वर्ष सहस्र ऊना। ठीक है, संधि विच्छेद करने पर। कह रहे हैं ततः क्रमेण, उसके बाद हानि होने पर, सॉरी एक लाइन रह गई है, सुषम दुष्मा काल रह गया। ततः क्रमेण हानौ सत्याम, उसके बाद क्रम से हानि होने पर सुषम दुष्मा भवति, सुखमा दुखमा काल होता है। द्वे सागरोपम कोटि कोट्यः, दो सागर कोड़ा कोड़ी प्रमाण होता है। तत्रादौ मनुष्यः, उसके प्रारंभ में मनुष्यों की जो आयु आदि है, हेमवतक मनुष्य समः, जघन्य हेमवतक क्षेत्र के मनुष्यों के समान होती है। हेमवतक क्षेत्र जघन्य भोग भूमि, आप लोगों को मालूम है ना, शाश्वत भोग भूमि मालूम है ना, नहीं पता। शाश्वत भोग भूमि कितनी है जम्बू द्वीप में? 30 है ना अयोध्या भैया और जी? शिखर जी, अयोध्या। 30 शाश्वत 30 देवगुरु उत्तर जम्बू गुरु। द्वीप में कितनी है? भैया जी, अयोध्या और शिखर जी। नहीं नहीं, अयोध्या शिखर जी नहीं लगाना, यहाँ भोग भूमि की देवगुरु बात। उत्तर गुरु। 30 है भैया जी, 30। छह। हेमवत, हरि, और हरि, हमारा हरण्य। प्रश्न है, ध्यान से सुने, जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमियां हैं। 6 भोग भूमि है भैया जी। ठीक है, 6 दो उत्तम भोग भूमि, दो मध्यम भोग भूमि और दो जघन्य दो भोग जगन्य जगह भूमि। में। ठीक है, देवकुरु उत्तर कुरु उत्तम भोग भूमि हो जाएंगी। हाँ हाँ। ऐसे वहां से एक एक क्षेत्र जो है मध्य के, वो मध्यम भोग भूमि, और जो अ, भरत और ऐरावत के पास वाले नजदीक वाले जो क्षेत्र हैं वो जघन्य भोग भूमि हो जाएंगे। हेमवत और हरण्यवत। भैया जी जी 2.5 द्वीप में पूरी 30 है ना भैया जी? हाँ और जी, अभी अढ़ाई द्वीप का वर्णन नहीं करें, क्योंकि देखो हम्म, कंफ्यूज हो जाते हैं अपन हाँ को। ठीक है। जम्बू द्वीप, हाँ, इसलिए हम आगे विस्तार इसलिए नहीं बताते आप लोगों को, क्योंकि अपन उसको आगे पढ़ेंगे तो और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अढ़ाई द्वीप में शाश्वत भोग भूमियां 36 हैं। ठीक है, 30। हाँ अब देखें, ततः क्रमेण हानौ, उसके बाद क्रम से हानि होने पर, दुसम सुषमा भवती, दुष्मा सुषमा नामक काल होता है। और एक सागरोपम कोटि कोट्यः, एक सागरोपम प्रमाण, द्विचत्वारिंशत् वर्ष सहस्र ऊनः, द्विचत्वारिंशत्, द्वि मतलब दो, चत्वारिंशत् मतलब 40, 40 और 2 42, 42,000 वर्ष कम, ऊना मतलब कम, सहस्र मतलब हजार, वर्ष मतलब वर्ष, तो 42,000 वर्ष कम एक कूड़ा कोड़ी सागर प्रमाण काल होता है चौथे काल का। ठीक है, तत्रादौ मनुष्याः, वहां के जो मनुष्य हैं, विदेह जन तुल्या भवंती, विदेह मतलब विदेह क्षेत्र के तुल्य होते हैं। ठीक है, हाँ जी अर्चना जी। भैया जी आपने ये भोग भूमिया बताई, आवाज के कारण सुन नहीं पाया। भोग भूमियां 6 होती हैं। कितनी भोग 6। भूमि है? 6 भोग भूमियां। कहाँ कहाँ जी। पर होंगी 6 भोग भूमियां? शाश्वत हम्म 6 भोग भूमियां जम्बू द्वीप के कह रहे हैं, अभी सिर्फ जम्बू द्वीप का विस्तार अभी अपन ने पढ़ा है, इसलिए हम्म जम्बू की अपेक्षा से शाश्वत भोग भूमियां 6 हैं। वो कहाँ कहाँ हैं? तो भरत क्षेत्र को छोड़ दीजिए और अंतिम क्षेत्र को छोड़ दीजिए, ऐरावत को। तो हेमवत में जघन्य भोग भूमि, ठीक है, फिर हरि नाम के क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि, विदेह क्षेत्र में, देवकुरु क्षेत्र में उत्तम भोग भूमि, फिर उधर उस तरफ लगाएंगे तो उत्तर कुरु क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र के अंदर ही जो गजदंत पर्वतों के मध्य का स्थान है, वो उत्तम भोग भूमि उत्तर कुरु कहलाएगी, वो एक भोग भूमि रहेगी। फिर वहां से रहेगी रम्यक नाम के क्षेत्र में, फिर हैरण्यवत नाम के क्षेत्र में, रम्यक नाम के क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि और हैरण्यवत नाम के क्षेत्र में जघन्य भोग भूमि रहेगी। ठीक है, ये शाश्वत 6 भोग भूमियां हैं। आप लोगों को हम लिंक भेज देंगे एक, तो उस लिंक में आप लोग देख लीजिएगा, जो तत्वाल सूत्री जी की है, तो उसमें आपको जी पूरा सचित्र समझाया है, उसको आप देख सकते हैं। जी, लिंक भेज दीजिए। आगे कह रहे हैं, ततः क्रमेण हानौ सत्याम दुष्मा भवती, उस क्रम से हानि होने पर दुष्मा काल होता है। दुष्मा मतलब जिस काल में अपन अभी जी रहे हैं, इसी काल का नाम है दुष्मा काल। ठीक है, पंचम काल अवसर्पिणी का। एक विंशति वर्ष सहस्राणी, इसका काल होता है 21,000 वर्ष। ठीक है, ततः क्रमेण हानौ सत्याम, उसके बाद क्रम से हानि होने पर अति दुष्मा भवती, अति दुष्मा नामक काल होता है एक विंशति वर्ष सहस्राणी।
अति दुष्मा नामक काल मतलब दुष्मा दुष्मा नामक काल, उसमें 21 सहस्राणी मतलब 21,000 वर्ष का वो भी होता है। ठीक है। एवं उत्सर्पणी अपि विपरीत क्रम वेदितव्यः। अब उत्सर्पणी का इसके विपरीत क्रम से जान लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? किन्हीं को कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। नहीं। अथ इतरासु भूमिषु कौ अवस्थिति इति यतः आह ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः। ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः। ताभ्याम मतलब उन दोनों से, अपरा मतलब अन्य भूमियां जो हैं, अवस्थिता मतलब अवस्थित हैं। कौन दोनों से? भरत और ऐरावत, क्योंकि इन दोनों में ही ये परिवर्तन हो रहा है, भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में। तो हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्य क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र, ये क्षेत्र की जो भूमियां हैं ये अवस्थिता मतलब अवस्थित हैं। ठीक है, यहां परिवर्तन नहीं होता, यहां सदाकाल एक जैसा काल चलता है, जो काल वहां बताएंगे अभी। ठीक है। ताभ्याम भरतैरावतार भरत ऐरावताभ्याम अपरा भूमिया अवस्थिता भवंती। ताभ्याम मतलब उन दोनों से, उन दोनों से किन से? भरत और ऐरावत से। अपर मतलब अन्य, भूमया जो भूमि है, जो क्षेत्र है, अवस्थिता भवंती अवस्थित होते हैं, वहां कोई छह काल रूप परिवर्तन नहीं होता, उत्सर्पणी अवसर्पणी रूप परिवर्तन नहीं होता। ना ही तत्र उत्सर्पणी अवसर्पण्य हो स्ताह, वहां पर उत्सर्पणी और अवसर्पणी दोनों ही नहीं होते। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। आगे कह रहे हैं किम तासु भूमिसु। भैया जी, हाँ जी, 1 मिनट में देखकर अवस्थित, अवस्थित क्या मतलब हुआ? क्या चीज बोले? फिर से बोले। अवस्थित लिखा है ना इसमें, अवस्थित है। इन दोनों अवस्थित क्षेत्रों से शेष ठहरी भूमियां हुई है, अवस्थित हैं। अवस्थित मतलब ठहरी हुई है, वहां हाँ, काल का परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। ठीक है भैया। और किन्हीं का कोई प्रश्न? समझ में आ गया? ठीक है, चलिए संक्षिप्त में हम आपको एक चित्र बना करके दिखा देते हैं। उषा वाइपर रखा है ना, लिख देना है। हाँ, इसी से, इसी से आज बड़ा वाला दिखा रहा था, खींच के। चलिए म्यूट रखें। चलिए ध्यान से सुने, देखें। ये मान लीजिए ये एक घड़ी है चैन दर्शन की। ये क्या है? एक घड़ी है, और इसको अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर आना ये अवसर्पणी कहलाता है, और नीचे से ऊपर की ओर जाना उत्सर्पणी कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? अब मतलब नीचे की ओर सर्पणी मतलब खिसकना, उत मतलब ऊपर की ओर, सर्पणी मतलब खिसकना। अब इसको अपन, ये जो काल है पूरा, ये पूरा यहां से काल चक्र घूमेगा पूरा गोल, तो ये पूरा घूमते घूमते 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष लगेंगे। कितना काल होगा? 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष। अब इसमें ये मान लीजिए अपन बनाते हैं, ये हो गया सुखमा काल, ये वाला है एस, वो डबल एस आ जाएंगे, सुखमा सुखमा काल, अवसर्पणी का पहला काल। ठीक है। फिर दूसरा काल बना दिया ये सुखमा काल, तीसरा काल बना दिया सुखमा दुखमा काल। ठीक है। चौथा काल
पंचम काल और छठा काल। चौथा काल हो गया क्या? DS। ठीक है, इसका नाम हो गया D, दुखमा काल, पंचम काल। और इसका नाम हो गया DD, दुखमा दुखमा, अति दुखमाया, है ना। अब देखें अवसर्पणी, ये जो नीचे की ओर आ रहा है ये अवसर्पणी काल है इस तरफ का। ठीक है, इसका जो काल का समय है 4 कोड़ा कोड़ी सागर, इसका समय 3 कोड़ा कोड़ी सागर, इसका समय 2 कोड़ा कोड़ी सागर, इसका समय 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। तो गिनो, 4 3 7 2 9 और 1 10, 42,000 वर्ष कम है इसमें, तो 42,000 के अपन ने 2 भेद किए, 21,000। तो 21,000 वर्ष इधर कर दिए पंचम काल के, 21,000 वर्ष छठे काल के कर दिए। समझ में आया? ठीक है, अवसर्पणी का पहला काल जो होगा 4 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का। ये जो काल रहेंगे ये भोग भूमि के काल रहेंगे, आगे के 3। और बाकी के जो 3 काल हैं ये कर्म भूमि के काल रहेंगे। और इससे उल्टा सीधा उत्सर्पणी जाएगा, ये उत्सर्पणी है। तो उत्सर्पणी में भी ऐसे ही विभाजन होगा, DD, D, फिर आ जाएगा DS, फिर SD, फिर S और SS। ठीक है, यहां से अपन प्रारंभ करेंगे। तो उत्सर्पणी का पहला काल होगा दुखमा दुखमा। ठीक है, उत्सर्पणी का दूसरा काल होगा दुखमा, उत्सर्पणी का तीसरा काल होगा दुखमा सुखमा। अपने यहां चौथा काल था ये, यहां का ये तीसरा काल होगा। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा? SD, सुखमा दुखमा। यहां पर हो जाएगा सुखमा, यहां पर हो जाएगा सुखमा सुखमा। समझ में आ रहा है विस्तार? ठीक है, और जब ये पूरा काल चक्र हो जाएगा तो काल लगेगा 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष, एक कल्प काल इसको कहते हैं। चलिए मोनिका जी, आपकी कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो भैया वहाँ उत्सर्पणी काल में चौथे काल में होंगे तीर्थंकर के पांचवें काल में होंगे? नहीं, उत्सर्पणी के तीसरे काल में होंगे, दुखमा सुखमा नामक काल में ही तीर्थंकर होते हैं। तो तीसरा उत्सर्पणी, काल तीसरे काल में हो जाएंगे? हाँ जी, यहां से ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, तो यहाँ तीर्थंकर होंगे। यहाँ जैसे अवसर्पणी में चौथे काल में होते हैं और हाँ, वहां उत्सर्पणी में तीसरे तीसरे काल में काल। होंगे, लेकिन काल का नाम एक जैसा ही रहेगा। दुखमा सुखमा यहाँ है, दुखमा सुखमा यहाँ है। मतलब दुखमा सुखमा नामक काल में ही तीर्थंकर होते हैं। विदेश क्षेत्र में दुखमा सुखमा काल शाश्वत रहता है। ठीक और है, जैसे छठे काल के बाद वो कहते हैं ना बारिश होती है हाँ, और यहाँ वो सब 49 दिन 10 की साल बारिश तक। होगी, वो परिवर्तन होगा, वो तो सारे होंगे। हाँ जी, तो यहाँ, फिर जब हाँ फिर जी, उन बारिशों के बाद फिर से वहां पे दुखमा दुखमा शुरू हो जाएगा? हाँ जी, वहां दुखमा दुखमा शुरू होगा, लेकिन ये इसमें अनुभव, आयु और प्रमाण बढ़ता जाएगा। अभी यहाँ आयु घटती आ रही है, भगवान आदिनाथ यहाँ हुए हैं, इनकी 500 धनुष की हाइट थी, घटते 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 अभी अपन आए तो 5-6 फीट बची। यहाँ ये सब बढ़ेगा। मतलब आप ये समझो कि पहले तीर्थंकर जो होंगे वो 7 8 9 10 हाथ के होंगे, और अंतिम तीर्थंकर 500 धनुष तक के जाएंगे। ठीक है, भैया जी फिर ये भोग भूमि तो खूब लंबी चलेगी, उत्सर्पणी अवसर्पणी की मिला के 18 कोड़ा कोड़ी सागर। भोग भूमि का काल ये- नहीं है, भोग भूमि का काल नहीं मात्र नहीं इतना नहीं, है। ये उत्सर्पणी के 3 मिला लो और इसके अवसर्पणी के मिला के 18, ये तो बहुत लंबा समय चलेगा। हाँ तो है ना, लंबा तो रहेगा ही रहेगा। हम्म। ठीक है, कर्म भूमि का काल तो जो है 2 कोड़ा कोड़ी सागर का है मात्र, भोग भूमि हाँ, का काल है 18 कोड़ा कोड़ी सागर का। 18 कोड़ा कोड़ी से। ठीक है, ऐसे जाएंगे। और किन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए आज बस इतना ही।
बोधिः समाधिः परिणाम शुद्धिः स्वात्मोपलब्धिः शीर्षोक्तिसिद्धिः चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।